Hello students, welcome to our current affairs session. In today's class, we will discuss some important current affairs of 24th of September 2024. तो आज के सेशन में हम 24 सितंबर 2024 के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे जो किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हो सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। लेट्स स्टार्ट द सेशन। अगर मैं बात करूं 24 सितंबर 2024 के करंट अफेयर्स की, तो सबसे पहले हम कुछ अंतर्राष्ट्रीय समाचार डिस्कस करेंगे, कुछ इंटरनेशनल न्यूज डिस्कस करेंगे। देन वी विल डिस्कस सम इम्पोर्टेंट नेशनल न्यूज, कुछ राष्ट्रीय समाचार होंगे जो हम आज चर्चा करेंगे, क्या इंपॉर्टेंट सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स बन सकती हैं आज की न्यूज से। देन अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट, कोई राज्य सरकार ने स्कीम स्टार्ट की है तो उससे रिलेटेड हम राज्य समाचार देखेंगे। बैंकिंग और वित्त समाचार हम डिस्कस करेंगे। विज्ञान और साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, विज्ञान और प्रौद्योगिकी से रिलेटेड समाचार। कुछ स्पोर्ट्स इवेंट्स देखेंगे, खेल समाचार देखेंगे। महत्वपूर्ण दिनों की खबरें हम डिस्कस करेंगे। रिसेंटली अगर किसी इंटरनेशनल या नेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने कोई रैंक या रिपोर्ट जारी की है तो उससे रिलेटेड हम न्यूज देखेंगे। हम पुरस्कार और मान्यताओं से रिलेटेड समाचार देखेंगे। सम्मेलन और शिखर सम्मेलन समाचार देखेंगे। अपॉइंटमेंट एंड रेजिग्नेशन, नियुक्ति और इस्तीफे से रिलेटेड समाचार देखेंगे। और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे आज की क्लास का सारांश या समरी। क्लियर? तो ये होने वाला है हमारा आज का टॉपिक। So the image used in our slide deck are for educational purpose only. We respect the intellectual property right of the original creator and honor of these images. If you are the owner of any of the image used in this deck and have any concern or issue, please contact us at sathi@iitk.ac.in and we shall remove the images. तो हमारे स्लाइड डेक में उपयोग की गई छवियां केवल शैक्षणिक उद्देश्य के लिए हैं। हम इन छवियों के मूल रचनाकारों और मालिकों के बौद्धिक संपदा अधिकारों का सम्मान करते हैं। यदि आप इस डेक में उपयोग की गई किसी भी छवि के मालिक हैं, आपको कोई चिंता या समस्या है, तो कृपया sathi@iitk.ac.in पर हमसे संपर्क करें, हम छवियों को हटा दें। स्टार्ट करते हैं आज का पहला न्यूज के साथ। तो सबसे पहले हमारी इंटरनेशनल न्यूज है। बेसिकली इंडिया और भूटान दोनों कंट्रीज ने एक एमओयू साइन किया है। इंडिया का जो फसाई ऑर्गेनाइजेशन है और भूटान का BFDA विच इज भूटान फूड एंड ड्रग ऑर्गेनाइजेशन। तो उन्होंने कॉपरेशन, एक एग्रीमेंट साइन किया है जो दिल्ली के भारत मंडपम में बेसिकली साइन किया गया था, जो मीटिंग हुई थी। तो इसमें क्या किया गया है, ताकि दोनों कंट्रीज फूड सेफ्टी एंड रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स को इंक्रीज कर सकें, उसके लिए दोनों देशों ने एक दूसरे के साथ कॉपरेशन करने के लिए हाथ मिलाया है। भारत का खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण है विच इज फसाई, और उसने भूटान खाद्य और औषधि प्राधिकरण BFD के साथ एक द्विपक्षीय बैठक की जो भारत मंडपम में सम्मिलित हुई। तो ये 21 मार्च 2024 को प्रधानमंत्री की नरेंद्र मोदी जी की भूटान यात्रा के दौरान हस्ताक्षरित समझौतों पर लागू करने पर चर्चाएं केंद्रित थी, जिसमें खाद्य सुरक्षा को बढ़ाना, नियामक ढांचों को संरेखित करना और दोनों देशों के बीच तकनीकी सहयोग को बढ़ावा देना शामिल है। क्लियर? नेक्स्ट इज ऑल्सो इंटरनेशनल न्यूज। वामपंथी नेता ने श्रीलंका चुनाव में जीत हासिल की, राजनीतिक परिदृश्य में बदलाव। हम सबको पता है श्रीलंका की जो सिचुएशन है अभी वो अनस्टेबल है। तो अनुरा कुमार डियासांके को श्रीलंका के नए राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है, जिन्हें टोटल कितने % वोट मिली हैं? 42% वोट प्राप्त हुए हैं। यह चुनाव 2022 में देश की आर्थिक गिरावट के बाद पहला है। दिशानायके नेशनल पीपल्स पावर गठबंधन के नेता ने विपक्षी नेता सजीत प्रेमदास को हराया, जिन्हें 23% वोट मिले थे। श्रीलंका में चुनाव परिणाम एक महत्वपूर्ण राजनीतिक बदलाव का संकेत देता है। क्लियर? नेक्स्ट इज ऑल्सो इंटरनेशनल न्यूज। तो अभी यूनियन मिनिस्टर हैं हमारे पीयूष गोयल जी, जो यूनियन कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज मिनिस्टर हैं। उन्होंने अपना एक न्यू ऑफिस स्टैब्लिश किया है। कहां पर? सिंगापुर में। तो केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने सिंगापुर में इन्वेस्ट इंडिया के नए कार्यालय का उद्घाटन किया है। इस कार्यालय की अगर मैं बात करूं तो यह कार्यालय भारत में निवेश करने की इच्छुक क्षेत्र की कंपनियों के लिए एक समर्पित संपर्क बिंदु के रूप में कार्य करेगा। यह पहल विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देने का भी लक्ष्य रखती है। नया कार्यालय भारत और सिंगापुर के बीच आर्थिक संबंधों को भी मजबूत करने की उम्मीद है।
नेक्स्ट है फसाई और ब्राजील के मापा ने खाद्य सुरक्षा सहयोग को बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो फसाई और मापा विच इज ब्राजील की कृषि और पशु मंत्रालय, ब्राजील मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड लाइव स्टॉक ने एक समझौता ज्ञापन किया है ताकि बेसिकली खाद्य सुरक्षा में एक दूसरे को क्या किया जा सके, बढ़ावा दिया जा सके। तो अभी हमने भूटान के साथ देखा था कि भारत ने भूटान के साथ भी साइन किया है, फसाई ने ही साइन किया है फूड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, और सेम फसाई ने किसके साथ किया है, ब्राजील के साथ भी साइन किया है ताकि खाद्य सुरक्षा को और ज्यादा बढ़ाया जा सके। क्लियर? ओके, नेक्स्ट इज इंडिया कुवैत टाई ICCR एंड गैस साइन MOU टू टीच हिंदी। तो इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन और उसके साथ साथ जो गल्फ यूनिवर्सिटी फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी है उसने कुवैत में MOU साइन किया है ताकि वो कंट्रीज को बेसिकली क्या किया जा सके, हिंदी सिखाने के लिए बेसिकली हस्ताक्षर किया गया है। तो भारत के कुवैत में राजदूत डॉक्टर आदर्श इस्क्वेका और गेस्ट के अध्यक्ष प्रोफेसर बासम आलामी द्वारा यह हस्ताक्षर पर साइन किया गया है। यह विशेषज्ञ भारतीय शिक्षा विधि को 3 साल तक गेस्ट में हिंदी पढ़ाने के लिए नियुक्त किया जाएगा। यह पहले कुवैत में हिंदी और भारत से संबंधित अध्ययन को बढ़ावा देने में एक महत्वपूर्ण कदम भी रखता है। क्लियर? नेक्स्ट इज नेशनल न्यूज। तो क्लीन द बीच कैंपेन। तो बेसिकली हमारे पर्यावरण और जलवायु मंत्रालय के मंत्री हैं भूपेंद्र सिंह यादव, उन्होंने मुंबई के अंदर क्लीन द बीच अभियान स्टार्ट किया है विद द मर्जर ऑफ इंटरनेशनल कोस्टल क्लीन अप डे। तो 21 सितंबर को हम अंतर्राष्ट्रीय तटीय सफाई दिवस बनाते हैं, तो उसी के साथ मुंबई के जुहू बीच पर यह सफाई अभियान स्टार्ट किया गया है। क्लियर? इस पहल का मुख्य उद्देश्य क्या है? इस पहल का उद्देश्य स्वच्छ और स्वस्थ तटीय क्षेत्रों के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। नेक्स्ट इज प्रधानमंत्री की 15 से 17 सितंबर 2024 को झारखंड, गुजरात और उड़ीसा की यात्रा। हम सबको पता है 15 से 17 सितंबर के बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने झारखंड, गुजरात और उड़ीसा का दौरा किया। उन्होंने टाटानगर जंक्शन रेलवे स्टेशन झारखंड से टाटानगर पटना वंदे भारत ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाई। उसके साथ साथ प्रधानमंत्री ने टाटानगर झारखंड में लगभग 660 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न रेलवे परियोजनाओं की आधारशिला रखी और उन्हें राष्ट्र को समर्पित किया। उन्होंने अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना की चरण 2 और 4थे वैश्विक नवीकरणीय ऊर्जा निवेश सम्मेलन और प्रदर्शनी का भी उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने भुज रेलवे से अहमदाबाद और भुज के बीच भारत की पहली नमो भारत रैपिड रेल को वर्चुअली हरी झंडी भी दिखाई। क्लियर? तो झारखंड, गुजरात और उड़ीसा की जो विजिट है मोदी जी की, वहां से काफी सारे रेलवे प्रोजेक्ट और एग्रीमेंट निकल के आए। नेक्स्ट इज जयपुर 25वें आईफा अवार्ड की मेजबानी करेगा। तो राजस्थान की राजधानी है जयपुर, जो अभी अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी यानी आईफा पुरस्कार के 25वें संस्करण की मेजबानी करेगा। यह कार्यक्रम 7 से 9 मार्च 2025 तक JECC सितारपुरा में आयोजित होगा। घोषणा अल्बर्ट हॉल में एक औपचारिक समझौता हस्ताक्षर समारोह के दौरान की गई। राजस्थान पर्यटन आयुक्त VP सिंह और आईफा के उपाध्यक्ष सुरेश अय्यर द्वारा समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। क्लियर? तो जयपुर टू होस्ट 25th एडिशन ऑफ आईफा अवार्ड। लेने यहां तक नाउ नेक्स्ट इज स्टेट न्यूज। तो अभी त्रिपुरा गवर्नमेंट ने एशियन डेवलपमेंट बैंक की मदद से, या एशियन डेवलपमेंट बैंक ने जो फाइनेंसिंग प्रोवाइड किया है, तो उसकी मदद से उड़ीसा गवर्नमेंट लगभग 530 करोड़ के बजट के साथ वाटर सप्लाई स्कीम स्टार्ट कर रही है ताकि उसके त्रिपुरा के 12 शहरों को पेयजल बुनियादी ढांचे को उन्नत किया जा सके। तो परियोजना की 3 वर्षों में पूरा होने की उम्मीद है और इसमें 75,000 से अधिक परिवारों को लाभ मिलेगा। नेक्स्ट इज ऑल्सो स्टेट न्यूज। तो अभी हमने एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात की थी जिसने त्रिपुरा में फंड प्रोवाइड किया वाटर मैनेजमेंट के लिए। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने मेघालय में जल संसाधन प्रबंधन और जलवायु सहनशीलता के लिए $50 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है। तो एशियन विकास बैंक ने मेघालय
बेसिकली मेघालय में भारत में जलवायु अनुकूल सामुदायिक जल संग्रह परियोजना के 50 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है। मेघालय में जल संसाधन प्रबंधन को बढ़ावा देने और जलवायु सहनशीलता को मजबूत करने के लिए यह परियोजना लक्षित है। 12 जिलों में जलवायु सहनशीलता के लिए डिजाइन किए गए 532 जल संग्रह सुविधाओं का निर्माण शामिल है। यह परियोजना किसानों के लिए विश्वसनीय सिंचाई सुनिश्चित करने के लिए 30,000 हेक्टेयर कमान क्षेत्र का विकास करेगी और गारो, जयंती और खासी क्षेत्र में सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली की शुरुआत भी करेगी। एडीबी मेघालय राज्य जल संग्रह और बंजर भूमि विकास एजेंसी और मुद्रा एवं जल संरक्षण विभाग की क्षमता को बेहतर जल संसाधन योजना प्रबंधन के लिए भी मजबूत करेगा। क्लियर? तो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने मेघालय को बेसिकली संसाधन प्रबंधन और जलवायु सहनशीलता के लिए 50 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण दिया है। नेक्स्ट इज स्टेट न्यूज। सो अभी जो हमारी इकोनॉमिकल एडवाइजरी काउंसिल है बाय प्राइम मिनिस्टर, तो उसके अकॉर्डिंग कर्नाटका, गुजरात और तमिलनाडु 1990 के सुधारों में सबसे बड़े लाभार्थी रहे। तो प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के कार्यपत्र के अनुसार 1990 के दशक के सुधारों से कर्नाटका, गुजरात और तमिलनाडु सबसे बड़े लाभार्थी हैं। यह शोध पत्र भारत के सकल घरेलू उत्पाद में हिस्सेदारी और सापेक्ष प्रति व्यक्ति आय जैसे संकेतकों का उपयोग करके राज्यों के सापेक्ष प्रदर्शन पर केंद्रित है। कर्नाटक, गुजरात, दिल्ली, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और हरियाणा ने राष्ट्रीय जीडीपी में अपने हिस्से को बढ़ाया है। इसके विपरीत अगर हम बात करें तो पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, पंजाब और असम भारत की कुल जीडीपी में हिस्सा कम हुआ है। नेक्स्ट इज बैंकिंग एंड फाइनेंशियल न्यूज। तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की रिपोर्ट आई है, FATF रिपोर्ट, ऑब्जर्वेशन एंड बेसिकली सिग्निफिकेंस, अवलोकन और महत्व क्या क्या है। तो 2000 फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने नवंबर 2023 में ऑन साइट मूल्यांकन के बाद भारत पर अपनी म्यूचुअल इवेल्युएशन रिपोर्ट जारी की है। भारत जो 2020 से FATF का सदस्य है, तो भारत ने FATF की सदस्यता कब अपनाई है? 2020 में। उसको नियमित अनुवर्ती श्रेणी में रखा गया, जो कुछ विकसित देशों की पिछली आपत्ति को देखते हुए सकारात्मक परिणाम है। रिपोर्ट ने सुधार के लिए क्षेत्रों को उजागर किया जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग और आतंक वित्त पोषण मामलों का अभियोजन शामिल है। यह भी गैर लाभकारी क्षेत्र को आतंकवाद दुरुपयोग से बचाने और निवारक उपायों को लागू करने की आवश्यकता पर जोर देता है। नेक्स्ट, MOL&E increased PF withdrawal limited to Rs 1 lakh from 50,000। तो MOL&F ने PF निकासी की सीमा को 50,000 रुपए से बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दिया है। तो केंद्रीय मंत्री हैं डॉक्टर मनसुख मंडाविया, उन्होंने PF निकासी सीमा को 50,000 रुपए से बढ़ाकर 1 लाख रुपए की घोषणा की है। जो कर्मचारी अपने वर्तमान नौकरी में 6 महीने पूरे नहीं कर पाए हैं, वे अब उन राशि को निकालने के लिए पात्र हैं जो पहले निश्चित थी। भारत सरकार वर्तमान में EPF और ESIC के तहत आय सीमा को वर्तमान में 15,000 और 21,000 रुपए प्रति माह से बढ़ाने के प्रस्ताव पर काम कर रही है। इस कदम का उद्देश्य कर्मचारियों को व्यक्तिगत वित्तीय आवश्यकताओं के लिए अधिक वित्तीय लचीलापन प्रदान करना है। नेक्स्ट इज ऑल्सो अ बैंकिंग एंड फाइनेंशियल न्यूज। तो IDFC फर्स्ट बैंक लिमिटेड लॉन्च अश्व एंड मयूर क्रेडिट कार्ड। तो 2 क्रेडिट कार्ड लॉन्च किए गए हैं IDFC फर्स्ट बैंक के थ्रू। एक का नाम है अश्व और दूसरे का नाम है मयूर क्रेडिट कार्ड। तो IDFC फर्स्ट अश्व क्रेडिट कार्ड एक प्रीमियम मेटल क्रेडिट कार्ड है जो समृद्ध ग्राहकों के लिए डिजाइन किया गया और यह वीजा नेटवर्क द्वारा संचालित है। वहीं मयूर क्रेडिट कार्ड आधुनिक यात्रा लाभों को भारतीय विरासत, विशेष रूप से मोर से प्रेरित डिजाइन के साथ जोड़ता है। भारतीय रिजर्व बैंक ने वी वैद्यनाथ को IDFC फर्स्ट बैंक लिमिटेड के प्रबंध निर्देशक और CEO के रूप में 3 वर्षों के लिए पुनर्नियुक्ति की मंजूरी दी, जो 19 दिसंबर 2024 से 18 दिसंबर 2027 तक प्रभावी होंगे। तो याद रखना, अश्व और मयूर क्या है? क्रेडिट कार्ड है जिनको IDFC फर्स्ट बैंक ने लॉन्च किया है। Next, SEBI Security and Exchange Board of India amend issue and listing non-convertible security rule to streamline public insurance of debt security।
तो सेबी ने क्या किया है, प्रतिभूतियों के सार्वजनिक निगम को सुव्यवस्थित करने के लिए निर्गम और सूचीबद्ध गैर परिवर्तनीय प्रतिभूतियों के नियमों में संशोधन किया है। तो 18 सितंबर 2024 को सेबी ने सेबी विनियम 2021 में संशोधन किया। संशोधन का उद्देश्य ऋण प्रतिभूतियों के सार्वजनिक निर्गमन की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना और प्रकटीकरण आवश्यकताओं को सरल बनाना है। सेबी ने सूचीबद्ध जारीकर्ताओं के लिए मसौदा प्रस्ताव दस्तावेजों पर सार्वजनिक टिप्पणियों की मांग करने की समय अवधि 7 कार्य दिवसों से घटाकर 1 दिन और अन्य के लिए 5 दिन कर दी है। अब जारीकर्ताओं को अखबारों में विंडो विज्ञापन के अधीन इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के माध्यम से सार्वजनिक मुद्दों के विज्ञापन के संबंध में विवेकाधिकार प्राप्त है। प्रस्ताव दस्तावेजों में प्रमोटरों के पैन और व्यक्तिगत पते के प्रकटीकरण की आवश्यकता समाप्त कर दी गई है। नेक्स्ट है, एसबीआई ने डीवीसी को, व्हाट इज डीवीसी, दामोदर वैली कॉर्पोरेशन, कोडरमा में 1600 मेगावाट यूएससीटीपी विच इज अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्रोजेक्ट विकसित करने के लिए 10,050 करोड़ रुपए का थर्मल प्रोजेक्ट लोन प्रस्तावित किया है। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने दामोदर वैली कॉर्पोरेशन को 10,050 करोड़ रुपए का थर्मल प्रोजेक्ट लोन क्या किया है, स्वीकृत किया है। और इसका पर्पस क्या है, ताकि ये 1600 मेगावाट का अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्रोजेक्ट स्टेशन स्टैब्लिश कर सके कोदरम, झारखंड में। ऋण समझौते का आदान प्रदान एसबीआई और डीवीसी के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा किया गया, जिसमें एसबीआई के एमडी बैंकिंग और सहायक बेसिकली कंपनी अधिकारी अश्विनी कुमार तिवारी और डीवीसी के सदस्य अरूप सरकार शामिल रहे। क्लियर? तो बैंकिंग एंड फाइनेंस से है, जिसमें एसबीआई ने अभी 10,050 करोड़ का लोन दिया है, थर्मल प्रोजेक्ट लोन। नेक्स्ट इज साइंस एंड टेक्नोलॉजी न्यूज। तो अभी 3 ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया है ताकि 75 टेक्नोलॉजीज को आगे ट्रांसफर किया जा सके, ताकि नॉन गवर्नमेंट एंटिटीज हो, जो एनजीईज हैं, उनको इंक्रीज किया जा सके। तो वो 3 ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन से हैं? फर्स्ट इज इसरो, सेकेंड इज इनस्पेस एंड सेकेंड इज NSIL। सो 20 सितंबर 2024 को इनस्पेस बेंगलुरु में ऑनबोर्ड लिमिटेड और सोल्वो इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड जैसी कंपनियों के साथ 5 टीए पर हस्ताक्षर किए गए। ये समझौते अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में निजी भागीदारी को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखते हैं। इस पहल से वाणिज्यिक अनुप्रयोगों के दायरे और अंतरिक्ष उद्योग की समग्र वृद्धि के विस्तार की उम्मीद है। Next is also science and technology news. Ministry of Earth Science सचिव M रविचंद्र ने INCOIS, what is INCOIS? INCOIS is Indian National Center for Oceanic Information Services के एकीकृत महासागर ऊर्जा टनल का एटलस का अनावरण किया। भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र द्वारा विकसित एटलस, जो भारत के विशेष आर्थिक क्षेत्र के भीतर नवीकरणीय ऊर्जा की संभावनाओं को उजागर करता है। यह उच्च ऊर्जा उत्पादन क्षमता वाले क्षेत्र की पहचान करता है, जो नीति निर्माताओं, उद्योगों और शोधकर्ताओं के लिए एक संसाधन के रूप में कार्य करता है। एटलस समुद्री मौसम विज्ञान ऊर्जा रूपों जैसे सौर और पवन और जल विज्ञान ऊर्जा रूपों जैसे तरंगे, ज्वार और धाराओं को कवर करता है। यह 5 किलोमीटर ग्रिड रिजोल्यूशन पर एक वेब GIS बेसिकली इंटरफेस के माध्यम से वार्षिक, मासिक और दैनिक ऊर्जा अनुदान प्रदान करता है। नेक्स्ट इज स्पोर्ट्स न्यूज। तो हम सबको पता है अभी हंगरी के बुडापेस्ट में 2024 के शतरंज ओलंपियाड चल रहे हैं, जहां पर भारत की पुरुष और महिला दोनों टीमों ने स्वर्ण पदक जीता है। तो पुरुष टीम की अगर बात करें तो उन्होंने स्लोवेनिया को हराया है, वहीं महिला टीम ने अजरबैजान को हराकर जीत दर्ज की है। तो काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कहां पर चल रही है ओलंपियाड। हंगरी के बुडापेस्ट में चल रहे हैं। इंडिया ने भी, मेल टीम ने भी गोल्ड मेडल जीता है और फीमेल टीम ने भी गोल्ड मेडल जीता है। पुरुषों ने स्लोवेनिया को हराया है और महिला ने अजरबैजान को हराया है। नेक्स्ट इज ऑल्सो स्पोर्ट्स न्यूज। तो कॉमनवेल्थ हैवीवेट चैंपियनशिप संग्राम सिंह ने मिक्स्ड मार्शल आर्ट में अपना डेब्यू किया है। उनकी शुरुआत तिलबिसिया, जॉर्जिया में गामा इंटरनेशनल फाइटिंग चैंपियनशिप में हुई। सिंह के प्रदर्शन ने अंतर्राष्ट्रीय MMA प्रतियोगिता में भारत फाइटर के लिए एक नया मापदंड स्थापित किया है। यह प्रतापर उनके खेल करियर में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। नेक्स्ट इज लैंडो नॉरिस ने रोमांचक सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स 2024 में जीत हासिल की है।
तो लैंडो नॉरिस ने अभी जो सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स चल रही थी मैक्लेरन के लिए फॉर्मूला 1 में अपने करियर की तीसरी जीत हासिल की। यह रेस 22 सितंबर 2024 की हुई। क्लियर, नॉरिस की जीत ने खेल में उनकी बढ़ती हुई क्षमता को प्रदर्शित किया है। नेक्स्ट इज भारत ए ने रोमांचक फाइनल में भारत सी को हराकर दिलीप ट्रॉफी जीती है। तो इंडिया ए ने इंडिया सी के खिलाफ दिलीप ट्रॉफी फाइनल में जीत हासिल की है। तो हम सबको पता है दिलीप ट्रॉफी किस चीज से रिलेटेड है, दिलीप ट्रॉफी क्रिकेट से रिलेटेड। मैच का समापन इंडिया की 132 रनों की जीत के साथ हुआ। खेल जो शुरू में ड्रॉ की ओर बढ़ रहा था अंतिम चरणों में नाटकीय मोड़ ले लिया और जिसमें भारत ए ने भारत सी को हरा दिया। नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंट डे न्यूज। तो अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल साइन लैंग्वेज डे। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 23 सितंबर को अंतरराष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस घोषित किया है। इस दिन का उद्देश्य बधिर लोगों के मानवाधिकार के लिए सांकेतिक भाषा के महत्व के बारे में जागरूकता प्रदान करना है। 23 सितंबर को अंतरराष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस के रूप में मान्यता भी दी गई है। नेक्स्ट इज वर्ल्ड राइनो डे 2024। तो 22 सितंबर को हम हर साल जो राइनोसिस हैं, जो गैंडे हैं, जो हमारे पर्यावरण के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो लगातार IUCN की एंडेंजर्ड लिस्ट में शामिल है, तो उनके प्रिजर्वेशन को, उनके कंजर्वेशन को की एफर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए हम 2011 से क्या सेलिब्रेट कर रहे हैं 22 सितंबर को, वर्ल्ड राइनो डे। नेक्स्ट इज इंटरनेशनल डे ऑफ पीस। 21 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र का अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। 2024 के अगर हम थीम की बात करें तो शांति की संस्कृति को बढ़ावा देना। इस वर्ष संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा शांति की संस्कृति पर घोषणा और कार्य योजना को अपनाने की 25वीं वर्षगांठ है। इस दिन का उद्देश्य सभी राष्ट्रों और लोगों के बीच शांति के आदर्शों को मजबूत करना। क्लियर? तो इंटरनेशनल डे ऑफ पीस। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डे में अगर हम बात करें तो 21 सितंबर को हमने वर्ल्ड अल्जाइमर डे मनाया, ताकि जो अल्जाइमर डिसीजेज है और इसकी जो अलग फॉर्म्स हैं उनके बारे में जागरूकता फैलाई जा सके। इसकी टैगलाइन की बात करें तो टैगलाइन थी डिमेंशिया पर कार्रवाई का समय, अल्जाइमर पर कार्रवाई का समय। क्लियर? वर्ल्ड अल्जाइमर दिवस पहली बार 21 सितंबर 1994 को एडिनबर्ग स्कॉटलैंड में ADI के वार्षिक सम्मेलन में शुरू किया गया था। नेक्स्ट इज इंटरनेशनल रेड पांडा डे। तो हर साल सितंबर मंथ के 3rd शनिवार को हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड इंटरनेशनल रेड पांडा डे, ताकि जो ये रेड पांडा है इनको कंजर्व किया जा सके। तो इसकी शुरुआत सबसे पहले बेसिकली अगर हम बात करें तो 2024 में इसे 21 सितंबर को बनाया गया। इस दिन को 2010 में रेड पांडा नेटवर्क के थ्रू लॉन्च किया गया था। इंटरनेशनल कोस्टल क्लीनअप डे 21 सितंबर। तो अंतर्राष्ट्रीय तटीय सफाई दिवस सितंबर के तीसरे शनिवार को प्रतिवर्ष मनाया जाता है, ताकि तटीय स्वच्छता के बारे में जागरूकता बढ़ाई जा सके। 2024 की थीम की बात करें तो सीधा चेंज। ये पहली बार 1986 में ओशन कंजर्वेटिव द्वारा आयोजित किया गया था और इस कार्यक्रम का उद्देश्य जनता को समुद्री जीव पर प्रदूषण के प्रतिकूल प्रभाव के बारे में शिक्षित करना और तटीय सफाई के प्रयासों को प्रोत्साहित करना। नेक्स्ट इज रैंक एंड रिपोर्ट्स। तो रैंक एंड रिपोर्ट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है S&P ग्लोबल रिपोर्ट। S&P ग्लोबल रिपोर्ट जारी की गई है जिसके अंदर बताया गया है कि जो भारत है वो फाइनेंशियल ईयर 31 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा और जिसकी वार्षिक वृद्धि बेसिकली 6.7% है। तो S&P ग्लोबल रिपोर्ट इंडिया फॉरवर्ड इमर्जिंग पर्सपेक्टिव के अनुसार 2021 तक भारत वर्ल्ड की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा और भारत की जो GDP वृद्धि दर है वो लगभग वार्षिक कितनी एवरेज 6.7%। 2024 के लिए 8.2% बढ़ी है और 25 के लिए ये 6.8% बढ़ने की उम्मीद है। अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन। तो चिरंजीवी ने सबसे अधिक भारतीय फिल्म स्टार के रूप में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। तो मेगा स्टार चिरंजीवी को भारतीय फिल्म उद्योग में सबसे अधिक सक्रिय अभिनेता के रूप में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा मान्यता दी गई है। 45 वर्षों में उन्होंने 156 फिल्मों में 533 गानों में लगभग 24,000 नृत्य मुद्राएं की हैं। ये जो सम्मान है इन्हें 20 सितंबर 2024 को एक विशेष कार्यक्रम के दौरान
प्रदान किया गया। चिरंजीवी ने इस मान्यता के लिए आभार व्यक्त किया। अपनी सफलता का श्रेय नृत्य कला निर्देशक, निर्माता और कोरियोग्राफों के साथ बेसिकली सहयोग को दिया। क्लियर। नेक्स्ट इज बॉलीवुड निर्माता विनोद बच्चन को यूके संसद में ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो बॉलीवुड फिल्म निर्माता है विनोद बच्चन, जिनको यूके संसद के हाउस ऑफ लॉर्ड्स में ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड से सम्मानित किया गया। समारोह में लॉर्ड बेलगामी केसी और लॉर्ड रामी रेंजर सीबीई ने भाग लिया। विनोद बच्चन ने तनु वेट्स मन्नू, जिला गाजियाबाद, गिन्नी वेट्स सन्नी और शादी में जरूर आना जैसी बॉलीवुड हिट फिल्में प्रोड्यूस की। नेक्स्ट, समिट एंड कॉन्फ्रेंसेस। तो हम सबको पता है 5 से 9 फरवरी 2025 तक भारत दिल्ली में विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन की पहली बार क्या करेगा, मेजबानी करेगा। यह वैश्विक स्तर पर पूरे मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र को कवर करेगा। इस कार्यक्रम से वैश्विक मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र में भारत के प्रभाव को बढ़ाने की भी उम्मीद है। नेक्स्ट इज समिट एंड कॉन्फ्रेंस। तो प्रधानमंत्री ने विल्मिंगटन डेलावेयर में छठे क्वाड नेताओं के शिखर सम्मेलन में भाग लिया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 21 सितंबर 2024 को विल्मिंगटन डेलावेयर में छठे क्वाड नेताओं के शिखर सम्मेलन में भाग लिया। शिखर सम्मेलन की मेजबानी अमेरिकी राष्ट्रपति जोसेफ आर जोe बाइडेन ने की। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज और जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा ने भी शिखर सम्मेलन में भाग लिया। नेताओं ने आपसी हित के विभिन्न रणनीतिक और आर्थिक मुद्दों पर चर्चा की। नेक्स्ट इज ऑल्सो समिट एंड कॉन्फ्रेंस न्यूज। तो बेसिकली ICARI क्लासिफाई एज अ यूनेस्को कैटेगरी 2 सेंटर द ग्लोबल AI समिट इन रियाद, सऊदी अरब। तो जो रियाद सऊदी अरब में AI समिट हुआ था, वहां पर ICARI की श्रेणी 2 केंद्र के रूप में वर्गीकृत करने की घोषणा की है। यह वर्गीकरण 10 से 12 सितंबर 2024 को रियाद सऊदी अरब में आयोजित तीसरी वैश्विक AI शिखर सम्मेलन के दौरान घोषित किया गया था। सऊदी अरब ने नवंबर 2021 में 193 देशों द्वारा अनुमोदित यूनेस्को की AI नैतिकता सिफारिश की जल्दी अपनाई थी। नेक्स्ट इज अपॉइंटमेंट एंड रेजिग्नेशन न्यूज। तो जितेंद्र जे जाधव है, जिनको अभी DG बनाया गया है एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी का, विच इज ADA। सो वह सितंबर 2022 से प्रोग्राम निर्देशक और ADA के निर्देशक का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे थे। जाधव 1999 ADA में शामिल हुए थे और उनके पास लड़ाकू विमान डिजाइन और विकास में 37 वर्षों का अनुभव है। तो आपको सिंपली याद रखना है, ADA के नए DG किसे अपॉइंट किया गया है, जितेंद्र जे जाधव को। तो ये थे कुछ हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो हमने डिस्कस किए। नाउ लेट्स क्विक रिवाइज द सेशन थ्रू समरी। तो सबसे पहले हमने कुछ अंतरराष्ट्रीय न्यूज देखी, जिसमें इंडिया और भूटान का हमने कॉपरेशन देखा और इंडिया और ब्राजील का, तो भूटान का और ब्राजील का खाद्य सुरक्षा को लेकर देखा। श्रीलंका में चुनाव आ गए हैं जहां पर राष्ट्रपति नियुक्त किए गए हैं और पीयूष गोयल ने इन्वेस्ट इंडिया का नया सेटअप सिंगापुर में लॉन्च किया है। उसके साथ साथ भारत कुवैत के संबंध देखे हिंदी सीखने के लिए राष्ट्रीय समाचार में हमने देखा भूपेंद्र यादव ने मुंबई में क्लीन द बीच अभियान शुरू किया और 15 से 17 सितंबर तक मोदी जी की झारखंड, गुजरात और ओडिशा की विजिट रही। राज्य में हमने देखा कि आईफा 2025 में जयपुर में आयोजित होंगी, जो इनका 25वां संस्करण होगा, और त्रिपुरा के 12 शहरों में वाटर मैनेजमेंट के लिए ADB ने फाइनेंस प्रोवाइड किया है। नेक्स्ट राज्य समाचार में हमने देखा कि ADB ने मेघालय में जल संसाधन प्रबंधन के लिए 50 अमेरिकी मिलियन डॉलर की ऋण मंजूर किया है और कर्नाटक, गुजरात और तमिलनाडु 1990 के सुधारों में सबसे बड़े लाभार्थी रहे। नेक्स्ट हमने देखा बैंकिंग और फाइनेंस से, जिसमें हमने देखा भारत पर FATF रिपोर्ट हमने देखी है, उसके साथ साथ PM निकासी सीमा को बढ़ाया गया है। सेबी से हमने न्यूज देखी और SBI का हमने देखा कि SBI लोन प्रोवाइड कर रहा है थर्मल प्रोजेक्ट के लिए। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हमने देखा इसरो इन स्पेस बेसिकली NSIL ने मील का पत्थर हासिल किया। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस सचिव M रविचंद्रन ने INCOS का एकीकृत महासागर ऊर्जा टनल का अनावरण किया। स्पोर्ट्स में हमने देखा जो शतरंज ओलंपियाड हुए हैं अभी हंगरी बुडापेस्ट में, भारत में मेल और फीमेल दोनों ने उसे जीत लिया है। भारतीय कुश्ती चैंपियन संग्राम सिंह ने MMA में डेब्यू किया है। लेंडो नॉरिस ने सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स जीत ली है
उसके साथ साथ इंपॉर्टेंट डेज में हमने देखा अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस, विश्व गैंडा दिवस। उसके साथ साथ अगर हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस, विश्व अल्जाइमर दिवस, अंतर्राष्ट्रीय रेड पांडा दिवस और अंतर्राष्ट्रीय तटीय सफाई दिवस भी हमने यहाँ पर देखा। रैंक और रिपोर्ट में हमने देखा कि भारत 2031 तक दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। इंपॉर्टेंट अवार्ड्स में हमने देखा विनोद बच्चन को यूके सांसद और चिरंजीवी को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड दिया गया है। शिखर सम्मेलन में हमने देखा 2025 में विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन की मेजबानी भारत करेगा। और इसके साथ साथ हमने देखा कि सऊदी अरब में वैश्विक एआई शिखर सम्मेलन में यूनेस्को श्रेणी 2 के केंद्र में वर्गीकृत किया गया। अपॉइंटमेंट में हमने देखा जितेंद्र जे यादव को एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी के डीजी अपॉइंट किया गया। तो ये थे कुछ हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो हमने डिस्कस किए। आई होप यू लाइक दिस सेशन। थैंक यू।